चलिए दोस्तों, तो आज फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 20, चांदपुर की चंदा। चलिए सुनते हैं कहानी। चांदपुर का मौसम बदल रहा था। सुबह से शाम की दूरी कम होने लगी थी। सरजू पार से छनकर आती हवाएं बदन सहराने लगी थी। जेठ के दिनों में कपार पर चढ़कर नाचता सूरज अब दियारे के चरवाहों पर दया दृष्टि बरसाने लगा था। इधर फोकन की दुकान पर ऑडियो कैसेट की जगह सीधी कैसेट ने और लौंडों की जगह उल्टी दस्त के मरीजों ने ले लिया था। उधर पंचायत चुनाव के ठीक बाद सुखारी डॉक्टर को ननकू ने कॉलर पकड़कर समझाते हुए कहा था कि मेरी मेहरारू की तरफ आज के बाद देखना भी मत, वरना सारी डिस्पेंसरी और पीसीओ तुम्हारे भीतर घुसा दूंगा। धमकी को संज्ञान लेकर डॉक्टर साहब ने अपने स्थान विशेष पर हाथ रखते हुए भौजी का इलाज आयुर्वेदिक विधि से करने का फैसला किया था। इस इलाज विधि की चर्चा चांदपुर चट्टी पर दाद खाज खुजली की तरह बढ़ रही थी। इसी बीच एक और धमाका हुआ। उस धमाके में पता चला कि चनरमा भौजी डब्लू नेता के साथ पनामा टॉकीज में चोंच लड़ाते हुए सेक्सी फिल्म देख रही थी। ये खबर सुनकर पूरे इलेक्शन में चनरमा भौजी के लिए दिमाग लड़ाने वाले अपना कपार पीट रहे थे। तब तक उड़ते उड़ते ये खबर आ गई कि मंतोसवा मिलिट्री की भर्ती में फिर छट गया है, क्योंकि उसका एक अंडकोश छोटा है। लेकिन मिलिट्री वालों ने काफी विनम्र भाव में कहा है कि हे श्रीमान, यदि आप 1 महीने के अंदर अपना दोनों अंडकोश संतुलित करवा लें तो आपकी भर्ती क्लियर मानी जाएगी। इस असंतुलन का समाचार सुनते ही मंतोसवा की माई ने बरम बाबा की भखौती किया और कहा, हे बरम बाबा, तू सुखरिया मटिलगना को उठा क्यों नहीं लेता? आज खानदान में एक सरकारी नौकरी लगने का मौका भी आया तो हमारे मंतोष कुमार का किस्मत में छोटा हो गया। ताजा समाचार मिलने तक मंतोसवा ने सुखारी डॉक्टर को उनकी दी हुई मीठी गोली में 4 दर्जन नई गाली मिलाकर सारी गोली वापस कर दी है। इसी बीच बित्तन ऑटो वाले ने कवि चिंगारी जी को एक रहस्यमयी खबर भिजवाई है। उस खबर में कहा है कि हे कवि जी, आप रामलीला में चांदपुर आए, लेकिन मैं आपको एक बात बताना भूल गया। ध्यान से सुनिएगा। मैंने जनवरी के महीने में बलिया रेलवे स्टेशन पर एक आदमी को देखा था। वो चाय के ठेले पर स्टूडेंट पॉलिटिक्स झाड़ रहा था। उसको ऊपर नीचे बहुत ध्यान से देखने के बाद समझ में आया कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आपकी भूतपूर्व प्रेमिका रुंझुन जी का पति है। लेकिन महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उनका पति है, महत्वपूर्ण यह है कि वो आदमी इस समय बीएड बेरोजगार संघ का जिला अध्यक्ष है। इस खबर के बाद चिंगारी जी आहत हैं। उन्होंने दिल में राहत रूह लगाकर रुंझुन और रूदल मास्टर की कसम खाई और कहा है कि आज के बाद वो अपनी बीएड वाली कालजयी कविता इश्क की पढ़ाई A to Z किया, हाय हमने क्यों न बीएड किया, तो किसी भी मंच पर नहीं पढ़ेंगे। इधर अब झांझा बाबा गांव के आखिरी पीपल के पेड़ की तरह हिल रहे हैं। उनके तीनों बेटों को मालूम हो चुका है कि गुड़िया की शादी में पापा का एक हाथ टूट चुका है, लेकिन चांदपुर से उनका दिल ऐसा चिपका है कि उसको तोड़ने की औकात किसी लोहे की लाठी में भी नहीं है। बस इन्हीं शुभ अशुभ समाचारों से जूझते चांदपुर के उस पार मंटू का हाल आज भी बेहाल है। आज भी अल्ताफ राजा, अताउल्ला खान और अगम कुमार निगम के सारे कैसेटों की रीलें उसके दिल की तरह टूटती जा रही हैं। लेकिन गम है कि साला आज भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज हफ्ते दिन हो गए लेकिन बुढ़िया की विदाई नहीं हो पाई है। पिंकी की शादी किस दिन है ये भी पता न लग सका है। इसी की चिंता में मंटू ने आज एक हफ्ते से खाना पीना नहाना सोना सब छोड़ दिया है। आखिरकार जब राकेश से रहा न गया तो उसने कहा, ए मंटू, तुम यहीं रहो, तुम्हारा उस पार जाना खतरे से खाली नहीं है। हम जा रहे हैं, जल्दी से गुड़िया और पिंकी की खबर लेकर लौटेंगे। अभी राकेश को गए 4 घंटे हो गए, लेकिन दियरा में दूर दूर तक कहीं उसका पता नहीं है। घड़ी 2 बजा रही है। आखिर मंटू कब तक इंतजार करे। जब इंतजार बर्दाश्त के बाहर हो गया तो उसने कंधे पर लाठी लिया, दूसरे हाथ में रेडियो और सीधे सरजू जी के घाट की तरफ चला आया। इधर घाट की तरफ सरजू जी का पानी सूरज की चमकीली रोशनी में चमक रहा है। पूर्वा बह रही है। मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो गया है। कहीं दूर एक नाव दियर भागर से चांदपुर की तरफ जा रही है और नाव में बैठे लोगों में कुछ ऐसे चेहरे हैं जो आंख पर हथेली रखकर मंटू को पहचानने की मशक्कत कर रहे हैं। लेकिन मंटू ने झट से मुंह घुमा लिया और नाव की उल्टी दिशा में सीधा चलने लगा।
थोड़ी देर में चलते चलते उसे पसीना होने लगा और तब याद आया कि उसे नहाए आज 4 दिन हो गए। लेकिन नहाने की चिंता से कहीं बड़ी चिंता ये थी कि राकेश आएगा किस तरफ से। घाट किनारे से उस पार देखने और बड़ी देर तक गुणा भाग करने के बाद उसने एक जगह पैंट शर्ट उतारा, रेडियो को शर्ट में छिपाकर 2-4 बार इधर उधर देखा, सिर खुजाते हुए सीधे सरजू जी में कूद गया और फिर डुबकी पर डुबकी लगाने लगा। पानी की बूंदें शरीर पर पड़ते ही तन मन की मलिनता मिटने लगी। रोए रोए में स्फूर्ति की लहर सी दौड़ गई। पानी ने क्षीण हो चुके उत्साह को इस तरह धो दिया कि उसे एक पल में लगा कि वो तो झट से तैरकर पार चला जाएगा। डुबकियां मारते ही पुरानी स्मृतियां ऊपर हो गईं। उसे याद आया कि एक बार पिंकी ठीक इसी दोपहरिया में घाट पर नहा रही थी। उधर मंटू अपने दोस्तों के साथ नहा रहा था। अचानक मंटू ने आंख मार दिया। बेचारी पिंकी चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी सारी हंसी गायब हो गई। उसने एक पल देर न लगाया और डर के मारे भीगे कपड़ों में ही घर चली गई। उस समय मंटू को आंख मारने की ये सजा मिली कि पिंकी ने 1 साल तक उसकी तरफ देखा तक नहीं था और उस न देखने के गम में मंटू ने सरजू में नहाना ही छोड़ दिया था। लेकिन आज तो जिंदगी ऐसे घाट पर लाई है कि एक झटके में मोहब्बत के सारे ख्वाब पानी में धुले जा रहे हैं। मंटू जान गया है कि तैरकर नदी पार करना आसान है, लेकिन ये जीवन सिकुड़ता हुआ सरयू का पाट नहीं है कि छट से तैरकर पार हो जाए। ये तो उबड़ खाबड़ कांट कूश और गड्ढों भरा दियरा है जिसमें होशियारी से चलना है। इन्हीं विचारों की धारा में नहाते नहाते मंटू को आधे घंटे बीत चुके थे। वो बार बार डुबकी लगाता और बार बार आंख पोंछ कर राकेश का रास्ता देखने लगता, लेकिन अभी उसका कहीं अता पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे वक्त बीतता वैसे वैसे दिल बेचैन होता जाता। लाख बार दिल को फुसलाने और मान मनोवल के बाद भी उसे चैन नहीं मिल पाया कि अचानक उसके पीछे से आवाज आई, मंटुआ। मंटू ने देखा राकेश दौड़ते हाँफते पीछे से आ रहा है। चेहरे की भंगिमा ऐसी है मानो कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो। मंटू ने आंख में समाये पानी पर हथेली रखकर जोर से पूछा, तब से कहाँ थे रे बेहुद्दा, हाथ काहे रहा है? राकेश की सांसें अटक गईं। उसने जल्दी जल्दी बोला, अरे यार जल्दी चल, गुड़िया ने मिट्टी तेल छिड़ककर आग लगा लिया है। का? हाँ जल्दी कर। कैसे पता? तू चल बहस मत कर। मौसा उस दिन गुड़िया के गांव गए थे, लेकिन उस दिन विदाई नहीं हुई थी। आज खबर आई है कि गुड़िया की तबीयत खराब है, इसे ले जाओ। मौसा गए थे, अब पता न का हुआ का नहीं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी रो रो कर बेहोश है, तू जल्दी से चल। इतना सुनते ही मंटू के चेहरे से टपक रहा सारा पानी सूख गया। धड़कनें शरीर में जहां भी थीं थम सी गईं। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। समझ न आ रहा था कि क्या बोले क्या कहे। वो समय की इस क्रूरता को देखकर हैरान हो रहा था। तब तक राकेश ने पकड़कर झकझोरा, अरे चल यार, सोच मत, सब ठीक हो जाएगा, मौसी बेहोश है। इतना सुनते ही मंटू को होश आ गया। हाँ चल, तू वहीं से आ रहा है? अरे हाँ भाई। एक झटके में राकेश ने नाव खोल दिया। इधर मंटू को पानी करंट की तरह लगने लगा। उसने जैसे तैसे पीछे भीगी गमछे की पगड़ी बांधी, रेडियो को नाव में रखा और भीगी आंख से चांदपुर की तरफ देखने लगा। उसे एहसास हुआ कि समूचा शरीर नाव में नहीं हवा में है। पैरों तले न जमीन है न सिर के ऊपर आसमान। आज वो बिना सहारे के हवा में लटक रहा है। जन्म लेते ही माँ चली गई। बाप ने दूसरी शादी के बाद इसका मुंह न देखा। और क्या दुर्भाग्य है कि एक माँ जैसी मौसी थी, आज उसके प्राण भी संकट में पड़े हैं। इधर राकेश के चेहरे पर एक दृढ़ता आ गई। उसके बाजुओं में न जाने कहाँ की ऊर्जा समा गई। आज 18 साल के जीवन में इतनी तेज नाव का चप्पू उसने कभी नहीं चलाया था। 10 मिनट में नाव चांदपुर के घाट पर खड़ी हो गई। राकेश ने देखा गुड़िया के जलने की खबर घाट तक फैल गई है। लोग रमेशर के घर की तरफ जा रहे हैं। मंटू और राकेश भी नाव से उतरकर घर की तरफ बेसुध दौड़ने लगे। देखते ही देखते रमेशर के घर के आगे समूचा चांदपुर इकट्ठा हो गया था। जिनसे गाड़ी मित्रता थी वो भी थे, जिनसे कचहरी में मुकदमा चलता था वो भी। मानो आज रमेशर का दुख सबका अपना दुख हो। इधर पछाड़ खाकर गिर पड़ी रमावती को आसपास की औरतें पंखा झल रही थीं। तभी मंटू हाँफता हुआ आया और आते ही मौसी से लिपट गया। दीना की मेहरारू ने मंटू को खींच लिया। हट जा, मौसी को हवा लगने दो जरा। मंटू को रोता देखकर बाकी लोग भी रोने लगे। इधर खेदन सुखारी डॉक्टर को बुला लाया।
लेकिन सुखारी ने हाथ खड़े कर दिए। ना ना चाचा, हम बुखार सर्दी के डॉक्टर हैं, चाची हार्ट की पेशेंट हैं, इनको बलिया लेकर अभी जाना पड़ेगा। बलिया लेकर? हाँ, अभी लेकर जाना पड़ेगा। राकेश ने झट से कहा, मंटू जल्दी से मौसी को खटिया पर लाद और बलिया चल, खड़ा होकर सोच मत। दीना बो ने राकेश से पूछा, बलिया अस्पताल कम से कम 25 किलोमीटर है, भौजी को बीच में कुछ हो गया तो? ये सुनते ही मंटू कपार पकड़कर गिर गया। पास में खड़े दीना चिल्लाया, कहाँ देख रहे हो ये राकेश, हम लोग हैं ना, रोड पर कोई गाड़ी तो मिलेगा। तुरंत मौसी को खटिया पर सुलाया गया। खटिया लेकर लोग टीएस बांध की तरफ चल पड़े। देखते ही देखते चांदपुर चट्टी के सारे लोग साथ में दौड़ पड़े। सबकी आंखों में आक्रोश की बिजली चमकने लगी। सबके मुंह से यही निकला कि जब तक गुड़िया के ससुराल वाले जेल में नहीं सड़ते तब तक चैन से नहीं बैठना है। इधर खेदन ने अपनी दुकान संभाल रही पत्नी से कहा, अलमारी में पैसे रखें, दौड़ कर लाओ। उधर दौड़कर सत्य प्रकाश और मंतोष आ गए। खोकन ने अपनी दुकान बंद कर दी और बित्तन को खोजने निकल गया। कोई बाइक लेने गया, कोई कमांडर, कोई जीप। इधर मंतोष ने सलाह दिया कि पैदल लेकर चला जाए, रास्ते में जो भी गाड़ी मिलेगी रुकवा लिया जाएगा। इस फैसले के बाद खटिया उठाकर सब लोग बलिया की तरफ चल पड़े। मंटू सोचने लगा कि विपत्ति भी आती तो आदमी को नंगा करके आती है। आज तक मौसी का हाथ मंटू के कंधे पर था, इसलिए पता न चल सका कि दुख क्या होता है, लेकिन आज उसे पहली बार एहसास हुआ कि जीवन का एक क्रूर सत्य ऐसा भी हो सकता है। उसकी नजरें राकेश पर टिक गई। उसने देखा जान से बढ़कर मानने वाला राकेश, जो आंधी हो या तूफान हमेशा प्रेरणा के दिए की तरह जलता रहता है, उसकी आंखें भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंटू जान गया कि उसका दुख अब चांदपुर का सामूहिक दुख है। थोड़ी देर में पैदल चलते चलते चांदपुर की नई बस्ती करीब आ गई। सारे लोग थक कर चूर हो गए। सांझ होने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि शाम को बलिया जाने का साधन मिलना मुश्किल है। तब तक अचानक पीछे से ट्रैक्टर और ट्रॉली की आवाज आई। दीना ने सुना कोई बोल रहा है। सबने पीछे मुड़कर देखा। ये तो बैंड पार्टी वाला फजलुआ है, कहीं से ट्रैक्टर ट्रॉली का इंतजाम कर लाया है। पैदल चल रही भीड़ के चेहरे पर संतोष और उम्मीद की एक हल्की रेखा खींच सी गई। सब फजलू को धन्यवाद करने लगे। फजलू ने कहा, बबुआ हमरो मेहरारू कभी बीमार थी तो रमेशर ने जान की बाजी लगा दिया था। आज धन्यवाद न कहो, आज तो हमको एहसान चुकाने का मौका मिला है। देखते ही देखते झट से खटिया को ट्रॉली पर लाद दिया गया। आधे से अधिक लोग ट्रैक्टर में बैठ गए। दीना ने बाकी लोगों को वापस विदा कर दिया। जाओ, चिंता मत करो, भगवान भगवान करो, सब एकदम ठीक होगा। सारे लोग चले गए। इधर ट्रैक्टर हवा से बात करता हुआ बलिया से अस्पताल की तरफ चल पड़ा। मंटू खटिया के करीब बैठ गया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। किसी को समझ न आता कि इसके आगे क्या होगा। सबके हाथ जुड़ गए। बीच सड़क में कोई मोटरसाइकिल, कार, बस और इक्का दिख जाता तो ट्रैक्टर पर सवार हर आदमी खींच उठता, मानो इनका वश चले तो ये लोग रास्ते में आ रहे गाड़ियों को किसी दूसरे ग्रह पर फेंक देंगे। इधर मंटू की आंखें बंद होने लगी। ईश्वर के जितने नाम उसे याद थे उन सबका सुमिरन करने लगा। बाकी लोग स्तब्ध होकर आसमान की तरफ देखते रहे और यही कहते रहे कि हे प्रभु, आजादी को इतने साल तो हो गए, लेकिन गांवों की मेडिकल सुविधा आज भी 18वीं सदी में जी रही है। 20 लाख की आबादी पर एक अदद अस्पताल है, वो भी 25 किलोमीटर दूर। ऊपर से कहीं डॉक्टर ने बनारस रेफर कर दिया तो क्या होगा। ये सोचकर दीना ने पसीने से मुंह पोंछ लिया और धीरे से कहा, हे डूबे सत्ती, कहीं ऐसा न हो। कुछ देर में सातवार करीब था। बलिया सदर अस्पताल अभी भी 15 किलोमीटर दूर था। देखते ही देखते आसमान को बादलों ने ढक लिया। अंधेरा होने लगा। ट्रैक्टर अब सातवार बलिया मार्ग पर तेजी से चलने लगा। सब यही सोच रहे थे, काश यहीं पर एक कायदे का अस्पताल होता, काश। लेकिन यह सब एक दिवा स्वप्न की तरह था, जो मन को बस तसल्ली देने के लिए दिल से निकल रहा था। मंटू सिर झुकाए बैठा रहा। राकेश का हाथ उसके कंधे पर था। बाकी सब लड़के खामोश बैठे थे। बलिया करीब आ रहा था। सबकी सांसें तेज चल रही थी। खेदन ने कहा, ऐसा है दीना भाई कि सरकारी अस्पताल जाने पर रास्ते में काफी जाम होगा। बलिया शहर से पहले तिखमपुर के एक अस्पताल में ही दिखाते हैं। गुड़िया की माई की जान से बढ़कर पैसा नहीं है। सबने सहमति प्रकट की। ट्रैक्टर से रमावती को शहर के पहले एक प्राइवेट अस्पताल में उतारा गया। डॉक्टर ने नब्ज टटोली और बड़ी सोच विचार कर कहा, सरकारी हॉस्पिटल ही लेकर जाइए।
इतना सुनकर सबकी सांसें अटकने लगी। सत्य प्रकाश ने ऊपर नीचे चल रही सांसों को कंट्रोल किया। मंटू को राकेश ने कसकर पकड़ लिया। आधे घंटे बाद फिर ट्रैक्टर सदर अस्पताल की तरफ चलने लगा। लेकिन जैसे ही थोड़ी दूर लोग आगे बढ़े कि ड्राइवर के पास बैठे मंतोष ने कहा, ब्रेक मार, ये तो रमेशर चाचा रो रहे हैं। अरे रमेशर चाचा रो रहे हैं हो खेदन। अरे ये तो बलिया जिले का पोस्टमार्टम हाउस है, यही लाश चीरा जाता है। क्या गुड़िया जिंदा नहीं है? ये सोचकर ड्राइवर को पसीना होने लगा। उसने माथे को स्टीयरिंग से लगा लिया। पीछे से दीना ने आवाज दी, ए रमेशर भैया हो, भौजी की तबीयत बहुत खराब है। रमेशर रमावती को ट्रॉली पर देखते ही दहाड़े मार कर रोने लगे। ट्रॉली पर बैठे गांव भर के लोगों की आंखें भीग उठी। सबने कूद कर रमेशर को पकड़ लिया। इधर सबने देखा कि पोस्टमार्टम हाउस में एक लाश सिल के रखी थी, जिसे देखते ही मंटू जमीन पर गिर पड़ा। राकेश दौड़ा और चाय की दुकान से पानी लेकर आया। गमछे से मंटू को हवा किया जाने लगा, लेकिन इसी बीच मौसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। राकेश ने आंख पोंछते हुए देखा, मौसी की सांस का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। ड्राइवर ने ट्रैक्टर फिर स्टार्ट किया और सारे लोग सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आ गए। रमेशर बेसुध थे। उनके साथ ही गुड़िया को लेने के लिए झांझा बाबा उनको संभाल रहे थे। साथ में गुड़िया के गांव के 2-4 लोग ढांढस बधा रहे थे। खबर ये थी कि गुड़िया के बुरी तरीके से जल जाने के बाद सास ससुर ननद दूल्हा सब फरार हो चुके हैं। पुलिस वालों की मदद से उसकी लाश को बलिया लाया गया है। पोस्टमार्टम और पुलिसिया कार्रवाई हो जाने के बाद अब दाह संस्कार की तैयारी है। ये सुनते ही खेदन ने सत्य प्रकाश को कफन खरीदने के लिए भेज दिया। इधर मंतोष इमरजेंसी वार्ड से लौट आया। ए चाचा, अब तो एक कफन और खरीदना पड़ेगा। दीना गमछे से पसीना पोंछकर खेदन का मुंह ताकने लगे। क्या सच में? हाँ चाचा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। इतना सुनते ही जो जहां था वहीं दहाड़ मारकर रोने लगा। खेदन को मूर्छा आ गई। चांदपुर की इन चंद जोड़ी आंखों की चीख से बलिया अस्पताल का कोना कोना दहलने लगा। इधर देखते ही देखते समूचे चांदपुर के इस पार से लेकर उस पार तक दहशत फैल गई। उस दहशत से दियारे का कोना कोना चिल्ला उठा। उस दिन सिर्फ गांव ही नहीं, रमेशर के दरवाजे पर खड़ी गैया भी रोई और उसके सामने बैठा मोती कुत्ता भी रोया। सांझ को गांव में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला। रात को कहीं 9 बजे जाकर गुड़िया की लाश गंगा जी के घाट जली और सुबह रमावती की लाश सरजू जी के घाट। उस दिन भोर में आसमान भी रोया और धरती भी। कहते हैं शादी के बाद माँ से मिलने का जिद कर रही गुड़िया जीते जी माँ से तो मिल नहीं पाई, लेकिन मरने के बाद माँ गंगा और सरयू की धाराओं ने माँ बेटी की अस्थियों को अपने संगम पर मिला दिया। सुबह जिले के सारे अखबार समाचार से भर गए। दहेज के कारण नवविवाहिता ने की आत्महत्या, सदमे से मां की गई जान। तो दोस्तों, ये था कहानी का 20वां भाग, जो बहुत ही दर्द से भरा हुआ और मार्मिक है। उम्मीद है आप सबको कहानी पसंद आ रही हुई, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन।